जय हिंद दोस्तों अभी दो एक दिन पहले हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से बेलारूस के राष्ट्रपति ल्यूकाशेंको ने प्लेन हाईजैक करवाया, झूठ बोलकर प्लेन उतरवाया और एक जर्नलिस्ट जो यूट्यूब चैनल चलाता था उसके खिलाफ उसको अरेस्ट किया, जो ग्रीस से लिथुआनिया जा रहा था और कहीं उसको रुकना भी नहीं था बेलारूस में। और दुनिया भर में छिछालेतर हुई, दुनिया भर में कॉन्डेमनेशन हुआ। मैंने भी कॉन्डेम किया था और करना भी चाहिए था, क्योंकि इस तरह से तो ये तो पूरी की पूरी तानाशाही है कि ये एक जर्नलिस्ट जो विदेश में बैठा है, केवल आपकी कंट्री के एयर स्पेस के ऊपर से निकल रहा है, आप प्लेन उतरवा रहे हो, उसको उसकी गर्लफ्रेंड को अरेस्ट कर रहे हो और उससे कॉन्फेशन भी करवा रहे हो, तो हो सकता है कि आप उसको सजाए मौत की दे दो। तो यूरोपियन कंट्रीज ने, यूरोपियन यूनियन ने, इन सब ने इसके उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, कड़ी एक्शन की बात की और कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस भी हुई। स्पेशली जो फ्लाइट्स थी उनकी रिस्ट्रिक्शंस तो हुई सही, वहाँ की जो नेशनल एयरलाइंस थी उसको भी बहुत सारी कंट्रीज ने रोक दिया। साथ ही साथ बहुत सारी एयरलाइंस ने बेलारूस की जो एयर स्पेस है उसका उपयोग भी बंद किया। लेकिन अभी ये हुआ है कि वेडनेसडे के दिन एक स्टेटमेंट रिलीज किया नेटो ने। और नेटो जानते हैं आप सभी कि 30 देशों का जो समूह है, बड़े शक्तिशाली देश हैं, आर्थिक रूप से संपन्न देश हैं, यूरोप के देश हैं, अंडर द लीडरशिप ऑफ अमेरिका। वो एक मिलिट्री अलायंस है जिसके तहत एक देश के ऊपर यदि हमला होता है तो दूसरे पर माना जाएगा। और ये मत भूलिए कि ये जो फ्लाइट चली थी, वह फ्लाइट जो थी वह ग्रीस से चली थी, जो कि अपने आप में एक यूरोपियन यूनियन की कंट्री है। लिथुवेनिया जा रही थी, जो कि दूसरी यूरोपियन यूनियन की कंट्री है। ग्रीस और लिथुवेनिया दोनों नेटो के भी देश हैं। प्लस ये जो फ्लाइट थी वह आयरलैंड की फ्लाइट थी, रेयान एयर। यह आयरलैंड की सस्ती फ्लाइट है ये। तो आप ये देखिए कि उसमें कितने सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व थे। अब जब नेटो ने एक 2 पैराग्राफ का स्टेटमेंट रिलीज किया तो वो बहुत ही हल्का स्टेटमेंट था और उसमें किसी प्रकार की भी, जिसको कहते हैं प्यूनिटिव स्टेप्स लेना, हार्श स्टेप्स लेना, जो कि विशेषकर बाल्टिक कंट्रीज इंक्लूडिंग लिथुआनिया और पोलैंड चाहते थे, उसका कहीं मेंशन नहीं था। और जो बातें आ रही हैं बाहर कि इस पर एक तरह से वीटो लिया था टर्की ने। हमको नहीं भूलना चाहिए कि टर्की भी एक नेटो का सदस्य है और नेटो की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी कंट्रीब्यूशन जो है, मैकेनाइज्ड आर्मी जो है, मॉडर्नाइज्ड आर्मी, उसका कंट्रीब्यूटर टर्की है। और टर्की चाहे कितने भी यूरोपियन कंट्री से उसके मतभेद हैं, लेकिन अमेरिका उसको नेटो में रखना चाहता है। हम देखते थे कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप अर्डगॉन को पुचकारते थे। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैं एक बात कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप बोलने में कितने भी मूर्खताप्रद बातें करते थे, लेकिन फॉरेन पॉलिसी जीनियस थे। वे जानते थे कि ये टर्की जो है एक बफर स्टेट है और उसको साथ रखना अमेरिका के और नेटो के और वेस्टर्न अलायंस के हित में है। तो वह अर्डगॉन की 50 चीज़ों को भी नज़रअंदाज करके उनको पुचकार देते थे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा राष्ट्रपति तो मैंने यूएस का देखा ही नहीं। हालांकि मैं उनको कुछ चीज़ों में मिस करता हूँ, जो उनके ट्वीट्स आते थे, जो स्टेट्समैन आते थे, वो स्टेटमेंट्स तो ऐसे मिलते ही नहीं हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए कि जो काम डोनाल्ड ट्रंप ने करके दिखाया विदेश नीति में, वो बहुत सारे राष्ट्रपति नहीं कर पाए। तो मैं कहता हूँ कि विदेश नीति का तो वो एक्सपर्ट था। और इस चीज़ को तो लंबे टर्म में भी याद किया जाएगा कि अमेरिकन विदेश नीति में जिस प्रकार से किसिंगर, जिसको मैं पसंद नहीं करता, किसिंगर ने बहुत सारे गलत काम किए, लेकिन अमेरिकन पसंद करते हैं, आगे चल के डोनाल्ड ट्रंप को भी याद किया जाएगा। एनीवेज, इट इज़ नॉट अबाउट डोनाल्ड ट्रंप टुडे। अब मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूँ, आज इस पर संवाद क्यों कर रहा हूँ कि नेटो के जो स्टेटमेंट था उसमें प्यूनिटिव एक्शन को किसने रोका, ब्लॉक किया? टर्की ने ब्लॉक किया। वो क्यों किया? जब मैं उसको पढ़ रहा था ना, तो मुझे एक तरह से गुस्सा आया कि वेस्टर्न एनालिस्ट, अमेरिकन एनालिस्ट इतना छिछला एनालिसिस करते हैं विदेश नीति का। उसमें क्या बताते हैं देखिए। और
ये बाकायदा ये जो एनालिसिस है ना इनका, ये किसने छापा है? ये रॉयटर्स ने छापा है। रॉयटर्स ने यदि छापा है तो आप समझिए कि दुनिया की सबसे बड़ी यदि कोई प्रेस एजेंसी है तो रॉयटर्स है। रॉयटर्स अपनी खबर में ये छापती है कि 2 कारण की वजह से शायद टर्की ने बेलारूस को और उसके डिक्टेटर का समर्थन किया, सपोर्ट किया। तो उसमें एक कारण बताते हैं कि जो इकोनॉमिक रिलेशन है टर्किश एयरलाइंस और बेलारूस का, जो कि टर्किश एयरलाइंस मिन्स्क जो कि कैपिटल है बेलारूस की, उसमें डेली फ्लाइट चलाती है, इसलिए समर्थन किया क्योंकि उनको इकोनॉमिक फायदे होते हैं। दूसरा, टर्की नहीं चाहता कि रशियन टूरिस्ट जो टर्की आएंगे इस समर्स में वो कम हो, क्योंकि रशिया सपोर्ट कर रहा है बेलारूस का। आपको लगता है कि विदेश नीति इतने बड़े लेवल की, इतने छिछले पॉइंट्स पे होती है? नहीं होती है। बड़े बड़े अर्थव्यवस्था के फैसले होते हैं तो होते हैं। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा पढ़ना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू की कि क्या हो सकता है कारण जिसकी वजह से टर्की ने बेलारूस जैसे कंट्री को और ल्यूकाशेंको जैसे डिक्टेटर का समर्थन किया, जिससे टर्की की इमेज कम होती है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या होगा? ये हल्के फुल्के कारण नहीं हो सकते हैं कि फ्लाइट जाती है साहब टर्की से मिन्स्क के लिए इसलिए सपोर्ट कर दिया, कि रशियन टूरिस्ट आना कम नहीं हो जाए इसलिए समर्थन किया। ऐसा नहीं होता है। देखिए, मुझे इसमें 2-3 बड़े कारण लगे और मैं बोलता हूं कि इसके लिए हमको समझने के लिए सन 2000 से शुरू करना चाहिए कि टर्की के नेटो के साथ रिलेशन कैसे धीरे धीरे गिरते गए और साइड बाय साइड यूरोपियन यूनियन से भी गिरे। उसका मेन कारण यह है कि यूरोपियन यूनियन ने टर्की, जो कि पूरी तरह से सेक्युलर था उस समय, तब भी उसको यूरोपियन यूनियन में नहीं लिया। इसके ऊपर हम सेपरेट बात करेंगे कि उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही है आज की यूरोपियन यूनियन ने उस समय टर्की को नहीं लेकर, जबकि टर्की उस समय 100% सेक्युलर था। यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज से ज्यादा सेक्युलर था, तब भी उसको उस समय क्यों नहीं लिया, उस पर बात करेंगे। और इस प्रकार के गलत फैसले जो होते हैं लॉन्ग टर्म में जियो पॉलिटिकल शिफ्ट किस तरह से करते हैं, जो अब दिख रही है। देखिए, एक तो सन 2000 में टर्की चाह रहा था कि जॉइंट प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर अरेंजमेंट करने का, कि वो जो नेटो की कंट्रीज हैं उनके साथ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी करे और अपने यहाँ पर ही वेपन्स को जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग में बनाए, बनिस्बत कि वो सीधे वहाँ से परचेज करे। लेकिन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज उसके लिए तैयार नहीं हुई थी। फिर इसी तरह की समस्या आई थी जो बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था टर्की का, उसमें भी नेटो के जो कंट्रीज थे वो सिस्टम बेचने को टर्की को तैयार नहीं हो रहे थे। टर्की ने खुद काफी मिसाइल सिस्टम डेवलप किया, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल टू बी वेरी प्रेसाइज, जिसको बोरा के नाम से जाना जाता है। और जब लॉन्च पैड बैलिस्टिक मिसाइल ट्रक्स की जरूरत थी, आपने देखा होगा बैलिस्टिक मिसाइल कुछ ट्रक्स के ऊपर माउंटेड होते हैं। यूजुअली ये होता है कि वो खुलता है, उसका अंदर से बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम निकलता है, और लॉन्च पैड है तो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो उसको फोर्स को सह पाए। ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रक के चेसिस पे बन जाएगा वो। तो जो लॉन्च पैड बैलिस्टिक मिसाइल ट्रक थे वह टर्की ने बाय किए थे उस समय बेलारूस से। तो वहां से टर्की के संबंध स्थापित होना शुरू हुए बेलारूस के साथ। फिर उसके बाद अभी लेटेस्ट आप देखिए तो 16 अप्रैल 2019, एक वर्ष, ये 2 वर्ष पहले की बात है, 2 वर्ष पहले ही एमओयू साइन करता है टर्की और बेलारूस और डिफेंस इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के ऊपर। तो आप देखिए कि ये किस प्रकार से टर्की और बेलारूस नजदीक आए। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज का एक बात रहस्य उद्घाटन इस तरह से वो करा था, हालांकि लोग जानते थे उसको, लेकिन ओपनली प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने ये बात कही थी। और मैं इसलिए कहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप वॉज अ जीनियस व्हेन इट केम टू फॉरेन पॉलिसी। उन्होंने कहा था कि जब टर्की को पेट्रियट मिसाइल की जरूरत थी और टर्की जब पेट्रियट मिसाइल अमेरिका से खरीदना चाहता था तो अमेरिका ने नहीं बेचा। अमेरिका ने टर्की को उस समय पेट्रियट मिसाइल नहीं दी, तो उसको S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से खरीदना पड़ा। और उसके बाद से रशिया से जो उनके क्लोज संबंध स्थापित हुए वो सब जानते हैं। और चूंकि अभी बेलारूस का और ल्यूकाशेंको का सपोर्ट पुतिन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये भी एक कारण है कि पुतिन ने टर्की को कहा कि आप नेटो के प्रस्ताव को ब्लॉक करो या हल्का करवा दो, उसमें प्यूनिटिव एक्शन की बात मत आने दो। तो मुझे लगता है कि इसमें रशिया का भी रोल है, नेटो की बेवकूफियां, अमेरिका की बेवकूफियां भी हैं, और बेलारूस के साथ टर्की के जो संबंध है वह भी है। देखिए, नेशंस जो काम करते हैं ना, देश अपने हित को देख के काम करते हैं हमेशा।
और मैं हमेशा चाहता हूँ कि भारत आइडियाज़ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बने। मैं अपने इंडियंस को, अपने देशवासियों को नहीं चाहता कि वेस्ट के जो एनालिस्ट हैं, जो इतना छिछला एनालिसिस करते हैं जैसे इन्होंने अभी किया है, और जो वहाँ की बड़ी बड़ी प्रेस एजेंसीज छाप रही हैं कि साहब एयरलाइंस का बिजनेस है, इसलिए ये उन्होंने नेटो को ब्लॉक किया टर्की ने, या फिर रशियन टूरिस्ट आना कम नहीं हो जाए। ऐसे नहीं होता। इतने बड़े बड़े फैसले जो होते हैं उसमें जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स दोनों का समावेश होता है। तो मैं चाहता हूँ कि भारत के लोग बड़े अच्छे एनालिस्ट बने, क्योंकि जो एनालिसिस होती है वो बहुत लंबे समय की जो पॉलिसीज होती है उसको कार्व करती है। जय हिंद, जय भारत।